चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं। जैसे इसमें हम लोग जानेंगे कार्तीय तल, आर्गट तल, ध्रुवीय निरूपण कैसे करता है। ये बातें यदि आप जान जाते हैं तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कार्तीय तल होती क्या है। आपके पास जो भी अक्ष है, मान लीजिए कि आपके पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष मौजूद है। ठीक है, तो इसमें कार्तीय तल क्या होता है कि कार्तीय तल से बिंदु को डिनोट करता है। ये बिंदु हो गया और इस बिंदु को देते हैं 2,3। तो ये वाला जो बिंदु है, इस कार्तीय तल इसी बिंदु को डिनोट करता है। एक बात इतना याद रखिए, कार्तीय तल हमेशा पॉइंट को डिनोट करता है। किसको सूचित करेगा? पॉइंट को। ठीक है, तो कार्तीय तल कोई बड़ा चीज नहीं होता है। कार्तीय तल का मतलब हो गया जो निर्देशांक अक्ष पर, मतलब कोऑर्डिनेट ज्यामिति पर निर्देशांक अक्ष पर पॉइंट को दर्शाता है। कार्तीय तल किसको दर्शाएगा? सिर्फ पॉइंट को। यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए P दे दिया और लिख दिया x, y। तो इस पॉइंट को कौन दर्शा रहा है? कार्तीय तल दर्शा रहा है। तो इस पॉइंट मतलब पॉइंट को हमेशा याद रखिए, कार्तीय तल दर्शाता है। लेकिन याद रखिएगा, जब उसी पॉइंट को समिश्र संख्या में लिखेंगे तो उसको आर्गट तल या समिश्र तल दर्शाता है। मतलब है जो आपके पास निर्देशांक अक्ष में पॉइंट है, आपके पास जो बिंदु मिला है, उसको जब आप समिश्र संख्या द्वारा निर्धारित कर देंगे तो उसे हम लोग आर्गट तल कहते हैं। जैसे मान लो कि x, y है, ये बिंदु है आपके पास है। ठीक है ना, इस अक्ष पर बिंदु है P, x, y। ध्यान दीजिएगा, x, y। जब इसको समिश्र संख्या से ऐसे लिखेंगे x प्लस i y, तो ये आपका क्या हो गया? एक आर्गट तल हो गया। आर्गट तल में क्या होता है? हमेशा जो पॉइंट होता है उसको समिश्र संख्या के रूप में दिखा देते हैं। तो देखिए, कार्तीय तल का डिफिनेशन क्या होगा कि यह निर्देशांक अक्ष पर पॉइंट को, बिंदु को दर्शाता है। और आर्गट तल में क्या होता है कि निर्देशांक तल पर स्थित बिंदु को जब समिश्र संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे आर्गट तल या इसका एक और नाम होता है समिश्र तल। मतलब देखिए, ये निर्देशांक अक्ष है, इस पर जो बिंदु स्थित है आपका, मान लो 2,3 है, तो इसको आर्गट तल कब कहेंगे? जब इसको हम लोग समिश्र संख्या के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 + i 3 हो जाएगा, तो 3i लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? ये आर्गट तल हो गया। क्योंकि आर्गट तल में हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट होता है उसको समिश्र संख्या के रूप में दिखाते हैं। और समिश्र संख्या का मानक रूप आपको तो याद होनी चाहिए, a + i भी होता है। इस रूप में क्या करते हैं, दिखा देते हैं। तो जो भी आपके पास पॉइंट होगा, उस पॉइंट को जब आप समिश्र संख्या के रूप में निर्धारित करेंगे, दिखाएंगे, तो वो आपका आर्गट तल या समतल तल कहलाएगा। समझ में आ रही है? तो आर्गट तल क्या होता है? निर्देशांक तल पर स्थित बिंदु को जब समिश्र संख्या द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे आर्गट तल हम लोग कहते हैं। तो जो बिंदु मान लो कि बिंदु P है, तो इसको समिश्र संख्या के रूप में दर्शा देंगे x + i y। ये क्या हो गया? आपका एक आर्गट तल हो गया। तो जब पॉइंट को समिश्र संख्या के रूप में दर्शाएंगे तो उस पॉइंट को बोलेंगे अब वो आर्गट तल बन चुका है। अब एक और बात जानिएगा, जो ये अक्ष होता है, जो निर्देशांक अक्ष लेकर चले हैं, उसमें एक्स अक्ष को हम लोग वास्तविक अक्ष बोलते हैं और जो वाई अक्ष है उसको काल्पनिक अक्ष बोलते हैं। मतलब ये एक्स वाले अक्ष को वास्तविक अक्ष और इस अक्ष को क्या बोलेंगे? काल्पनिक अक्ष बोलेंगे। अभी तक आपने देख लिया कि इस बिंदु को कौन डिनोट करता है? कार्तीय तल। और जब इसको समिश्र संख्या के रूप में लिखेंगे तो उसे कहते हैं आर्गट तल। ठीक है ना, आर्गट तल में पॉइंट को, बिंदु को समिश्र संख्या के रूप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाते हैं कि जो आर्गट तल में समिश्र संख्या का मापांक कैसे निकालेंगे। मान लीजिए बिंदु आपके पास है P, ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु आपके पास है P, x, y। तो इसको आर्गट तल में कैसे लिखेंगे? x + i y आप लिखेंगे। अब इसका मापांक निकालना, तो मापांक निकालने का सीधा सा सूत्र होता है x का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मापांक आएगा वो मापांक हो जाएगा x² + y का स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा। तो समिश्र आर्गट तल में समिश्र संख्या का मापांक, जिसको मॉडुलस कहते हैं, वो कैसे निकालेंगे? मान लो कि ये समिश्र संख्या a + ib। अब इसका मापांक कैसे निकालेंगे? तो रूट अंडर लगा देंगे, वास्तविक भाग का स्क्वायर फिर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस कर देंगे b का स्क्वायर। तो ऐसे क्या करते हैं, आर्गट तल में समिश्र संख्या का आप मापांक निकाल सकते हैं। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब जान लेते हैं, इसमें जान लेते हैं संयुग्मी, जान लेते हैं कि आर्गट तल में समिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है। मान लीजिए आर्गट तल में आपका x, y है, तो यहाँ से आपका बनेगा समिश्र संख्या x + i y। इसका संयुग्मी को जानते हैं? संयुग्मी कैसे लिखते हैं? i वाले को -i कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? संयुग्मी बन जाता है। मालूम है ना आपको? तो इसको x यहाँ पर हो जाएगा -i y। ये क्या हो गया? इसी समिश्र संख्या का संयुग्मी हो गया। तो चित्र में संयुग्मी को कहाँ दर्शाएंगे? तो चित्र में संयुग्मी को हम लोग इधर दर्शाएंगे ऐसे। यहाँ जो बिंदु Q लेकर चलेंगे उसका निर्देशांक हो जाएगा x - y। ठीक है ना,
इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x माइनस वाई। तो ये जो आपका x माइनस वाला पॉइंट आ गया, इसको संयुग्मी बोलेंगे। किसका संयुग्मी बोलेंगे? तो जो समिश्र संख्या दिया था उसकी संयुग्मी जानते हैं, बताया गया था 5.1 में सारी जो बेसिक बातें बताई गई थी उसमें। संयुग्मी क्या होता है? संयुग्मी का मतलब होता है जो समिश्र संख्या है उसमें i की जगह पर माइनस आई लगा देंगे, i की जगह पर माइनस आई लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा? संयुग्मी हो जाएगा। तो इस पिक्चर में यदि ये पॉइंट आपका है समिश्र संख्या है तो इसके संयुग्मी को एकदम नीचे दर्शाएंगे, क्योंकि i वाले गुणांक को आपको माइनस दिखाना होता है, तो माइनस आपका इधर आ जाएगा। तो यहाँ जो Q पॉइंट है इसको बोलेंगे समिश्र संख्या की अवगत तल में समिश्र संख्या की संयुग्मी बोलेंगे। ठीक है, अब समझ गए संयुग्मी कैसे निकालते हैं। अब एक और चीज यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये जो आपका है ये जो संयुग्मी हुआ ये आपका समिश्र संख्या का प्रतिबिंब हुआ, मतलब समिश्र संख्या से ही संयुग्मी बना रहे हैं। तो ये जो संयुग्मी आया इसी को बोलेंगे कि ये समिश्र संख्या का दर्पण प्रतिबिंब है। इसको क्या कह सकते हैं? इसको कहेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज कहेंगे इसको। ठीक है ना, तो दर्पण प्रतिबिंब समझ में आ रही है। जो समिश्र संख्या होता है उसका संयुग्मी निकालेंगे, तो जो संयुग्मी है उसी को दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी बातें। पहली बात है क्या मैंने बताया कि कार्तीय तल क्या होता है, तो निर्देशांक अक्ष पर पॉइंट को दर्शाने के लिए कार्तीय तल यूज करते हैं। यानी कार्तीय तल निर्देशांक अक्ष पर XY अक्ष पर सिर्फ बिंदु को डॉट को दर्शाता है। ठीक है, अवगत जो तल होता है वो निर्देशांक अक्ष पर उस बिंदु के समिश्र संख्या को दर्शाता है। जैसे x, y है तो x इसको कैसे लिखेंगे समिश्र संख्या के रूप में? x प्लस i y। ठीक है, उसका अवगत तल में समिश्र संख्या का मापांक कैसे निकालेंगे? यदि आपके पास समिश्र संख्या अवगत तल में है x प्लस आई वाई, तो इसका मापांक कैसे निकालेंगे? रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो x अक्ष होता है उसको बोलेंगे वास्तविक अक्ष, और यहाँ पर जो y अक्ष होता है उसको काल्पनिक अक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद ये बातें देख लीजिए संयुग्मी कैसे निकालते हैं। तो जो समिश्र संख्या है वहां पर i की जगह पर माइनस आई लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा? उसका संयुग्मी हो जाएगा। लेकिन जो संयुग्मी है वो समिश्र संख्या का अवगत तल में समिश्र संख्या का मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब दर्पण प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो जो समिश्र संख्या का संयुग्मी होता है उसी संयुग्मी को दर्पण प्रतिबिंब समिश्र संख्या का कहते हैं। तो यहाँ पर चित्र में कैसे नीचे वाला जो पिक्चर इसको दर्शाएंगे संयुग्मी। ये जो Q बिंदु है ये किसको दर्शा रहा है? संयुग्मी को दर्शा रहा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है, दर्पण प्रतिबिंब ये सब समझ में आ गई। अब जरा सा चर्चा हम लोग करते हैं अवगत तल में एक समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण आप कैसे कर सकते हैं। मतलब समिश्र संख्या का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं बहुत ही विस्तार से चर्चा करूंगा। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं। यहाँ एक चित्र फिर से मैं बना रहा हूँ, x अक्ष और y अक्ष। हमें क्या करना है, तो हेडिंग डाल दीजिए, पहले इसको मिटा लीजिए चित्र को। इस हेडिंग डाल रहे हैं समिश्र संख्या का, समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण। ध्रुवीय निरूपण, ठीक है, ध्रुवीय निरूपण करेंगे। अब ये ध्रुवीय निरूपण क्या होता है? 5.2 में पूरा का पूरा इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है ना, ध्रुवीय निरूपण करने के लिए। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई अक्ष है y अक्ष, और ये हो गया x अक्ष, x डैश y डैश। ठीक है, x डैश y डैश। अब देखने वाली बातें आ रही है कि मान लीजिए कि मूल बिंदु से आपके पास कोई बिंदु P है यहाँ पर, जिसका निर्देशांक x, y है, और इनके बीच की जो दूरी है वो r लेते हैं, और इनके बीच की दूरी को जानते हैं हम लोग मापांक भी कहते हैं। ठीक है ना, मापांक निकालने का मतलब मूल बिंदु और इनके बीच की दूरी का मतलब जो दूरी सूत्र होता है वो अप्लाई करेंगे। यानी तो सिंपल सी बात है x का स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु से ही अवगत तल में हम लोग निकालते हैं दूरी मापांक। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो मूल बिंदु से और यहाँ पर बिंदु P है, ठीक है ना, तो यहाँ पर यदि इनकी बीच की दूरी r लेते हैं, इसी को हम लोग मापांक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर बराबर जेड का मॉडुलस कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब मान लो कि ये जो है ये x अक्ष y अक्ष के सामने आएगा, मतलब ये y का मान, और ये x अक्ष के सामने मतलब ये x का मान हो जाएगा। ये आपका y अक्ष के सामने आया तो y का मान, और ये किसका मान हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर कोई ना कोई तो कोण बनेगा, ये तो फिक्स है, और ये जो लंबवत है ये 90 डिग्री का कोण आपको बनाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ये पिक्चर ध्यान दीजिएगा कि मूल बिंदु से r दूरी पर P एक बिंदु है, उसका निर्देशांक x, y अभी लेकर चल रहे हैं। अभी फिलहाल में x, y लेकर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा यदि कोण बन रहा है तो यहाँ पर ध्रुवीय निरूपण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले x और y का मान निकाल लो, अच्छा रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से cos थीटा या और sin थीटा दोनों का क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, जहाँ से कोण बनता है मान निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लो कि cos थीटा अप्लाई करते हैं, cos थीटा, तो cos यहाँ थीटा बन रहा है, तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो सामने वाला भुजा क्या होता है?
सामने वाला कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है और आधार आपका क्या हो जाएगा x और कर्ण आपका जो है वो r हो जाएगा। ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो r को इधर ला दीजिए तो x का जो यहाँ से मान निकलेगा हो जाएगा r cos थीटा। अब यहाँ से साइन का भी अप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा भी अप्लाई करते हैं। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब y है, अब बटा आधार आपका कितना r है, तो यहाँ से y का मान निकालते हैं, r को इधर ला देंगे तो y का जो मान आ गया, यहाँ जो y का मान आ गया r को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा r sin थीटा। तो x का और y का मान निकाल लिए। अब ध्यान देने वाली बात ये आ रही है कि यहाँ पर पी एक्स y है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की जगह आप लिख सकते हैं r cos थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं x का मान निकाल लिए r cos थीटा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं y है, तो y का मान निकाल चुके हैं r sin थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट P है इसका मान निकाल लिया हम लोग r cos थीटा और फिर r sin थीटा। अब बताए थे जो पॉइंट है उसको समिश्र संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि आपका समिश्र संख्या z है, ठीक है ना, समिश्र संख्या z है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपसी जोड़ेंगे, समिश्र संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे बताए थे, इसको लिखेंगे r cos थीटा और प्लस इनके साथ सिर्फ i लगा देंगे तो हो जाएगा i r sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, r कॉमन ले लेंगे, तो r कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos थीटा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा i, r कॉमन ले लिए तो ये होगा sin थीटा। यही जो रूप होता है इसी रूप को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय निरूपण। ध्रुवीय निरूपण क्या कहते हैं इसको, ध्रुवीय निरूपण। ठीक है ना, और देखिए ये जो रूप आ गया ध्रुवीय निरूपण का हमेशा हम लोग यही अप्लाई करेंगे r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। ठीक है, यहाँ से r कॉमन ले लिए, इसी रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय निरूपण कहते हैं। अब यहाँ पर जो r है वो क्या होता है, इसका भी नामकरण जैसा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, साइड में यहाँ देखो जो r है वो मापांक है। ठीक है ना, बताए थे मापांक है, r क्या है तो मापांक है, और यहाँ पर जो थीटा है उसको कोणांक कहेंगे। अब ये कोणांक क्या है इसकी भी जानकारी हम लोग अब हासिल करेंगे, पहले ध्रुवीय निरूपण समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो r है वो मापांक है और जो थीटा है वो क्या है, कोणांक है। अब कोणांक क्या होती है इस बात को हम लोग चलिए अब समझते हैं। अब देखिए कोणांक क्या होता है, जैसा कोणांक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। कोणांक तो अभी देखिए थे कि जो आपका जो ध्रुवीय निरूपण आता है समिश्र संख्या का वो क्या आता है, समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण अभी प्राप्त किए थे, z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई आर, आर तो कॉमन ले चुके हैं, आई साइन थीटा। तो ये क्या होता है, ध्रुवीय निरूपण होता है किसका, समिश्र संख्या का। यहाँ पर आर तो मालूम था, आर क्या था तो आर तो मापांक है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है उसी को क्या कहते हैं, कोणांक कहते हैं। और कोणांक का बहुत ज्यादा योगदान है यहाँ पर। इस कारण से कोणांक के बारे में पूरा जो है ना विस्तार से हम लोग समझेंगे ताकि कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। अब देखिए तो यहाँ पर जो कोणांक होता है, जो थीटा होता है, जो कोणांक होता है वो कोणांक चतुर्थांश पर डिपेंड करता है। प्रथम, सेकेंड, थर्ड, चतुर्था, ये चारों चतुर्थांश पर कोणांक का मान डिपेंड करता है। लेकिन एक और चीज होता है मुख्य कोणांक, जिसको मुख्य आयाम भी कहते हैं। मुख्य जो कोणांक होता है इसकी ज्यादा चर्चा नहीं है। मुख्य कोणांक का जो मान होता है, मुख्य कोणांक का जो मान हम लोग लेकर चलते हैं वो -π से लेकर, मुख्य कोणांक का जो मान होता है -π से लेकर x मतलब +π तक जाते हैं। देखो कहने का मतलब है जब यहाँ से थीटा का मान जो है ना -π से लेकर π तक आएगा, -π से लेकर π तक आएगा तो कहेंगे कि वो मुख्य कोणांक है, मुख्य आयाम के रूप में है। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे। हमें जो कोणांक है वहां पर थोड़ी सी बातें दी है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुख्य कोणांक या मुख्य आयाम, कोणांक का दूसरा का नाम होता है आयाम। तो मुख्य कोणांक किसे कहेंगे, जब x का मान या कोण का मान, जब x का मान या कोण का मान -π से लेकर π तक आवे तब बोलेंगे कि वो किस अवस्था में है, तो वहां पर जो कोण है वो मुख्य कोणांक का मान है। ठीक है, ये ये क्या होगा, समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर थीटा है कोणांक, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। अब चलिए प्रथम चतुर्थ, मान लीजिए कि जो बिंदु है आपका वो प्रथम चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश हो गया। जो बिंदु है वो आपका कौन सा चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। तो वहां पर कोणांक कैसे निकालेंगे ये बात हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए इसको हम लोग खड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा y का मान और ये आपका कौन सा मान है, x का मान। तो यहाँ पे एक पहले सूत्र सब में अप्लाई करते चलेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा का सूत्र लंब बटा आधार होता है। लंब का मान x और आधार का मान कितना, लंब का मान y और आधार का मान x है, यानी tan थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा y बटा x। यहाँ से थीटा का मान क्या करेंगे, इसको भी tan के रूप में कन्वर्ट करेंगे और थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में होगा तो इस प्रकार कोणांक निकाल लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
जब सेकेंड में आपका बिंदु आ जाएगा, मान लीजिए सेकेंड है, सेकेंड चतुर्थांश में आपका बिंदु आ जाएगा, तब वहां पर कोणांक का कैसे मान निकालेंगे? तो यहां से यहां तक आपका कोणांक ये है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहाँ जो कोण बन रही है, क्योंकि हमारे बिंदु यहाँ पर है, तो मैं तो यही पर अक्ष को खड़ा करूंगा, तो ये हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बात सीधी सी है, ठीक है ना। ये y और ये x हो जाएगा, तो यहाँ पर वैसे ही आपको करना है, tan लगा देना है, tan, और यहाँ जो कोण बन रहा है उस कोण को मान लो कि यहाँ पर फाई बन रहा है, तो tan फाई लगा देंगे। तो tan फाई का सूत्र वही होता है, लंब बटे आधार, तो लंब y अब बटे x। यहाँ से क्या करेंगे, फाई का मान निकाल देंगे, मतलब इसको tan के रूप में कन्वर्ट करेंगे, फाई का मान यहाँ पर निकाल देंगे। और जब फाई का मान निकल जाएगा तब जाकर जो कोणांक है इसका मान निकालेंगे, मतलब थीटा का मान निकालेंगे। अब देखो थीटा का मान यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये वाला 0 है और 0 से कहाँ तक आ रहा है, पाई तक आ रहा है। तो एक काम करेंगे, पूरा पाई में सर फाई को घटा देंगे तो आपका है ना कोणांक बनेगा, यानी पाई में सर जो फाई का मान आएगा उसको घटा देंगे, यानी पूरे ही पाई में सर जो फाई कोण ये कोण है इसको घटा देंगे तो आपका किसका मान आ जाएगा, कोणांक का मान आ जाएगा। कब, जब सेकंड चतुर्थांश में होगा तब। यदि थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में जो है ना एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे, ठीक है। थर्ड में जो है ना एंटी क्लॉकवाइज हम लोग काम करते हैं। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपका बिंदु यहाँ पर है थर्ड चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। अब तीसरे चतुर्थांश में बिंदु यहाँ पर, तो इसको ऐसे हम लोग खड़ा करते हैं, तो ये y का मान और ये हो गया x का मान, ठीक है। ये y का मान और ये x का मान हो गया। अब जरा से यहाँ पर फोकस करते हैं, तो यहाँ पर वैसे ही करना है tan। अब देखो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हमें थर्ड में बिंदु रखा, हमने बिंदु को कहाँ रखा है, थर्ड चतुर्थांश में रखा है। अब यहाँ पर इस बिंदु में हमें क्या करना है, इस थर्ड चतुर्थांश में कोणांक का मान निकालना है। तो थर्ड में तो आपका कोणांक थीटा ये है, हालांकि आपका कोण यहाँ पर बन रहा है, तो इसको मान लीजिए कि आपका ये कोण जो है ना फाई है, इसको क्या मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan फाई। क्या हो जाएगा, tan फाई का सूत्र लगाएंगे, tan का सूत्र वही लंब बटा आधार, तो y बटा x हो जाएगा। यहाँ से आपको एक काम करना होगा, फाई का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, फाई का मान निकाल लेंगे। अब जैसे ही फाई का मान निकालेंगे तो आपका कोणांक का भी मान निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, अब ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है। ये आपका क्या एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, इसका मतलब ये वाला इधर 0 होगा, इधर से इधर चलेंगे तो ये आपका माइनस पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस पाई। तो सोचो ये पूरा कोण माइनस पाई है, तो माइनस पाई में सही फाई घटा दीजिए। नहीं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आ रही है, माइनस पाई में एक काम करते हैं, माइनस पाई आ रहा है पूरा का पूरा, तो यहां पर ध्यान देंगे जरा सा हम लोग, हमें इसका मान निकालना है, इस कोण का। तो एक काम करो, यहां से यहां आ जाओ, यहां से यहां पाई, और पाई में क्या जोड़ देते हैं, फाई जोड़ देते हैं। तो यहाँ जो भी कोण बन रहा है, यहाँ पर जो लेकर चले माइनस लेकर चले हैं, क्यों, क्योंकि 0 से पाई इसलिए माइनस लेकर चले हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो और हमें इस कोण का मान निकाला, ये एंटी क्लॉकवाइज में निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ पाई हो जाएगा, यानी यहाँ लिख देंगे पाई, माइनस पाई लिखेंगे, क्योंकि माइनस पाई का भी कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो माइनस पाई में फाई जोड़ देंगे। क्या करेंगे, फाई जोड़ देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से यहाँ तक तो आपने उठा लिया, ठीक है, कोण यहाँ से आता उठा लिया पाई, माइनस पाई, और इसको जब जोड़ देंगे तो आपका है ना कोण बचेगा। तो यही तो कोण आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पाई या घटा हो जाएगा ये फाई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, थर्ड में आएगा तो आप कोणांक का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए जब चौथे चतुर्थांश में आपका बिंदु होगा तो यहाँ ये y हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, tan का मान निकालेंगे, मतलब tan, और ये थीटा है। ध्यान देंगे एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में आपका जा रहा है। तो मान लो यहाँ पर कोण यदि फाई बनेगा तो उसको tan फाई लेकर चलेंगे, और tan फाई ध्यान देंगे वही हो जाएगा y बटा x। तो tan फाई का जो मान यहाँ पर चलेगा, tan फाई का मान y बटा x, मतलब लंब बटे आधार। ध्यान देंगे, थोड़ा सा लाइन की प्रॉब्लम चल रही है इसलिए समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो tan फाई इसको फाई मान के चले, tan फाई बराबर हो जाएगा y बटा x। अब यहाँ से फाई का आप मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से फाई का जो मान आएगा, मालूम है फाई का मान आएगा, फाई का मान निकालेंगे तो जो फाई का मान आएगा वो माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी थीटा का जो मान आएगा यहाँ पर माइनस फाई के बराबर ही होगा। क्यों मान बराबर होगा, क्योंकि इसी में जा रहा है और कोण आपका यहीं पे बन रहा है, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में लगाएंगे यहाँ पर, तो थीटा का जो मान लेकर चलेंगे वो निकलेगा माइनस फाई। अब जरा से इसको शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं, इसका सारांश देख लेते हैं एक बार और, ठीक है ना। अभी नहीं समझ में आई हो तो ध्यान से दीजिएगा, इसका सारांश मैं देख रहा हूँ कि मान लीजिए आपका ये प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो थीटा का मान आएगा, ठीक है,
प्रथम चतुर्थांश में जो थीटा का मान आएगा, कोणांक का मान आएगा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में जो थीटा का मान आएगा वो फाई के बराबर ही होगा, कोई चेंज अप नहीं होगा, ठीक है। अब यदि सेकंड चतुर्थांश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो थीटा का मान आएगा वो थीटा का मान क्या आ जाएगा सेकंड में, तो क्या करेंगे पूरा पाई में से, पूरे पाई में से फाई को घटा देंगे तो पाई घटावे हो जाएगा फाई, ठीक है। यदि थर्ड चतुर्थांश की आप बात करते हैं, थर्ड तीसरे की, तो तीसरा में आपका क्या होगा कि जो कोणांक का मान आएगा तीसरा में है पूरा माइनस पाई आपका हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, एंटी घड़ी की विपरीत दिशा में आपका जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर माइनस पाई है माइनस पाई यहाँ तक और इसमें फाई जोड़ देंगे तो माइनस पाई या प्लस फाई जोड़ देंगे, यहाँ से फाई आपको माइनस कॉमन ले लेना पड़ेगा, माइनस जैसे यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पाई या घटा हो जाएगा फाई, ठीक है। फाई कैसे निकालो भी बता दिया हूँ। यदि चौथे चतुर्थांश की यदि आप बात करते हैं, चौथे की बात करते हैं तो चौथा में कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो कोणांक है वो उसी एंटी क्लॉकवाइज कोण के बराबर हो जाएगा ज्यों कहते हो। तो ये सारांश है पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी जो बेसिक बातें हैं 5.2 की वो सब क्लियर हो गई। अब जरा सा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा है कि इसका जो है ना, इसका आपको मापांक और कोणांक निकालना है, यहाँ पर ध्रुवीय निरूपण नहीं करना, तो मापांक और कोणांक निकाल के इसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहली बात है, जो आप ध्रुवीय निरूपण का सूत्र प्राप्त किए थे उससे इसकी तुलना करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर z बराबर r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा से क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, से तुलना करने पर अब तुलना करते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पर r cos थीटा का मान कितना निकल जाएगा, लिख देंगे इसलिए r cos थीटा का मान -1 निकलेगा, और साथ में r sin थीटा या i का गुणांक देखते हैं, r sin थीटा का मान देख लेते हैं। तो r sin थीटा का मान -√3 निकलेगा, क्या निकलेगा -√3। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर r cos थीटा का मान -1 और r sin थीटा का मान निकल गया -√3। अब इसको क्या है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मानकर चल देंगे, ठीक है ना। काम करेगा समीकरण 1 इसको और इसको समीकरण 2 आप मान लीजिए। अब यहाँ से क्या है ना कि समीकरण 1 और 2 का दोनों को क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग कर देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए वर्ग करिए, एलसीएस का एलसीएस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप प्लस यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप बराबर यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे, आप प्लस यहाँ पर हो जाएगा -√3 का स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, r स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos का स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा। यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा। तो यहाँ पर हो गया r स्क्वायर और ध्यान देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 3 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ r स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 1 का r स्क्वायर से गुना करेंगे, r स्क्वायर रहेगा 4, स्क्वायर हटाएंगे रूट चलेगा तो √4 हो जाएगा, इसलिए जो r का मान हो गया तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से r का मान निकल गया, यहाँ से r का मान निकल गया आपका देख सकते हैं। यहाँ से जो r का मान निकला, यहाँ से जो r का मान निकला वो आ गया 2 निकल गया। तो अतः मापांक आपको निकल गया कितना, 2 निकल गया। अब आपको कोणांक भी निकालना है तो ध्यान देने वाली बातें यहाँ पर आ रही है कि r cos थीटा का यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है, ये ध्यान दो। यहाँ r cos थीटा का मान क्या है, चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ पर मान है, यहाँ पर r का मान भी रख सकते हैं, 2 रख सकता है, 2 इधर बटा में ला सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको जो करते हो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि इसका cos थीटा वाला का मान -1 है और sin थीटा वाला का मान कितना है, माइनस है, मतलब दोनों का मान माइनस में है। तो चतुर्थांश में ऐसा बिंदु ढूंढिए कि जिसमें cos और sin दोनों माइनस होते हैं। तो ऐसा कौन सा चतुर्थांश है इसमें cos और sin दोनों माइनस होते हैं, तो थर्ड जो चतुर्थांश है उसमें cos और साइन दोनों क्या होते हैं, माइनस आते हैं। यानी जो बिंदु चलेगा, जो कोणांक का मान चलेगा वो थर्ड चतुर्थांश में चलेगा और वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, चलिए बातें करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग क्या करेंगे, बिंदु को दर्शा देंगे। चलिए अब सबसे पहले आप अक्ष दर्शा लीजिए। मान लीजिए कि आपका ये अक्ष है, ठीक है, ये x हो गया x डैश, ये y हो गया y डैश। तो आपको बिंदु को कहाँ लेकर चलना है, थर्ड में लेकर चलना है। ये जो बिंदु P है इसको थर्ड में लेकर चलना है, थर्ड में, ठीक है ना। तो आपको कोणांक का मान ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में। यहाँ मान निकालना, थीटा का मान आपको निकालना, कोणांक का मान। तो ध्यान देने वाली बात है। तो बात अब समझने वाली ये आएगी कि यहाँ से बिंदु दर्शा देते हैं, ये हो जाएगा y का मान, यानी ध्यान देंगे ये y का मान और ये x का मान। तो y का मान यहाँ पर बिंदु जो आएगा ना,
बिंदु जो आएगा देख सकते हैं यहाँ पर -1 और क्या है 3 है, तो माइनस नहीं लिखते हैं, हालांकि ध्यान देंगे -1 और फिर क्या बिंदु का जो निर्देशांक है वो लिख देते हैं -1 और फिर हो जाएगा -√3। जो मान दिया वही r cos थीटा का मान, पहले का x का मान होता है और दूसरा का किसका मान होता है, y का मान होता है। तो बिंदु को जरा सा बड़े से दर्शाएंगे, ठीक है ना, ये x का मान ये y का मान। तो यहाँ पर ले लेंगे -1 और यहाँ पर लेकर चलेंगे -3, यानी क्या हो गया p का निर्देशांक हो गया। इसका कहने का मतलब है कि जो x का मान चलेंगे 1 लेकर चलेंगे, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ जो y का मान है वो लेकर चलेंगे आप √3, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आप बात को समझिएगा। अब चलिए यहाँ पर tan का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ tan, यहाँ मान लो कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो फाई बन रहा है, ठीक है, यहाँ जो कोण बन रहा है फाई बन रहा है, तो tan फाई का सूत्र लगा दीजिए। तो tan फाई का सूत्र लंब बटे क्या होता है, आधार, तो कोण के सामने वाला भुजा लंब, तो हो जाएगा √3 अब बटा आधार, आधार का मान है 1। अब इस भाग की क्रिया करते हैं, tan फाई तो √3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा भाई, यहाँ पर tan फाई है, ये tan फाई हो गया, तो √3 tan में किसका मान होता है, √3 tan में किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का लगभग मान आपका √3 होता है, ठीक है ना। तो 60 डिग्री को आप लिख देंगे यहाँ पर tan पाई बटा 3, क्या लिखेंगे tan पाई बटा 3। tan 60 एक बार और देख लेते हैं, sin 60 का मान √3/2 cos 1/2 कट, हाँ ठीक है ना, तो tan 60 का वैल्यू होता है। अब देखो यहाँ से tan कटिस हो जाएगा, तो इसलिए फाई का यहाँ से मान निकल जाएगा, फाई का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा पाई बटा 3। अब फाई का मान निकल गया तो आपको कोणांक निकालना है, और थर्ड में मालूम है यहाँ पर, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए जो कोणांक का मान चलेगा थीटा का मान, इसलिए कोणांक का जो मान चलेगा थर्ड में है, तो -पाई अब में फाई जोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, -पाई पे क्या करेंगे, फाई जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये वाला कोण माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो पाई या घटाओ क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, माइनस कॉमन ले चुके हैं, पाई का जो कहता है छोड़िए, फाई का मान कितना निकाल चुके हैं, फाई का मान है पाई बटा 3, ठीक है। अब देखो माइनस है तो माइनस, यहाँ 3 को इधर लाएंगे तो 3 पाई में एगो पाई हटाएंगे तो 2 पाई बटा 3। तो इस तरह से आपका मापांक क्या आ गया, आपको निकालना था मापांक, तो मापांक का जो मान आ गया वो आ गया r, जो था r वही मापांक निकाले, मापांक का मान 2 आ गया, और कोणांक का जो मान आ गया वो थीटा लेकर चले, तो कोणांक का मान आ गया -2 पाई बटा 3। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, देखिए प्रश्न संख्या 2 जो है ना वो दिया है z बराबर -√3 + i। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आपको इसका कोणांक और मापांक निकालना है। तो सबसे पहले वही समिश्र संख्या का जो ऑर्गन तल में ध्रुवीय निरूपण होता है उस पर क्या करते हैं, तुलना करते हैं, यानी r cos थीटा प्लस i r sin थीटा से तुलना करेंगे। तो देखो ये वास्तविक भाग है, तो यहाँ पर जो r cos थीटा का मान हो जाएगा -√3 और r sin थीटा का मान, यहाँ पर i का गुणांक 1 है, तो गुणांक हो जाएगा r sin थीटा का मान निकल जाएगा 1। अब देखो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, तो लिख दें यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। चलिए जोड़िए, यहाँ पर इसका वर्ग करिए, तो r² cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस इसका भी वर्ग कर देंगे, r² हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब आरचेस का आरचेस से जोड़ेंगे -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से r² कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। अब ध्यान दो r का स्क्वायर, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, 3 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। r² का 1 से गुना करेंगे, r² बराबर 4, स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट चलेगा, रूट अंडर हो जाएगा 4, इसलिए r का मान निकल गया 2, यानी मापांक का मान निकल गया आपका 2। ये क्या है, मापांक है, r जो है ना मापांक के काम करेगा। अब बात समझने वाली यहाँ पर ये आएगी कि देखो यहाँ पर जो r cos थीटा का ये सब मान निकालना है, ये x अक्ष और ये y अक्ष का काम करता है, बिंदु में बताए थे। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर दो एक मान मतलब cos वाला जो मान है वो -√3 है और जो साइन वाला मान है 1 है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि cos का मान माइनस में और साइन का मान प्लस में, ऐसा कौन सा चतुर्थांश है, तो ऐसा आपका चतुर्थांश है सेकंड चतुर्थांश। सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस होता है, और cos क्या होता है, माइनस होता है। यानी यहाँ पर जो बिंदु लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब जो बिंदु लेकर चलेंगे हम लोग यहाँ पर उसकी चर्चा करते हैं। वो जो बिंदु होगा ये x है, x डैश,
वाई डैश। यानी अब जो बिंदु लेकर चलेंगे, मान लीजिए कि आपका ये बिंदु है, ये बिंदु आपका सेकेंड में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पर साइन प्लस है और कॉस क्या है? माइनस है। साइन प्लस कॉस माइनस, साइन प्लस कॉस माइनस है, ठीक है ना। इतना यहाँ पर ऐसा आपको चतुर्थांश ढूंढना था जिसमें साइन प्लस हो और कॉस माइनस हो, तो सेकेंड चतुर्थांश यहाँ पर बिंदु पी लिख दो, ठीक है ना। बिंदु पी सेकेंड में आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बातें आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जो ना मतलब बिंदु जो है यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर आपको ये निकालना है कोणांक का मान, इस कोणांक का मान निकालना है। अब पहले इसको त्रिभुज टाइप का बना दीजिए, y का मान हो जाएगा और एक इसका मान हो जाएगा x का। तो ध्यान देते हैं, हटाइए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर p का जो निर्देशांक है cos का, ये मतलब x वाला जो निर्देशांक है वो -√3 दिया है, ठीक है। और ये दिया सिर्फ 1 दिया, तो -√3 1 लिखेंगे। यानी जो x का मान लिखेंगे, चिन्ह नहीं लिखते हैं, सिर्फ √3 लिखेंगे और यहाँ पर जो y का मान चलेगा वो 1 चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, tan, यहाँ जो ये तो आपको थीटा निकालना कोणांक, यहाँ जो कोण बना उसको फाई मान के चल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan फाई अप्लाई करिए, tan फाई। तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, कोण के सामने बुझा लंब, लंब और आधार कितना हो गया? √3। अब देखो tan लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो tan फाई, ये 1/√3 किसका मान होता है? tan में। तो tan 60 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर लिख दो tan 30 डिग्री को लिखेंगे π/6 है। ये tan कटिस हो जाएगा, इसलिए फाई का जो मान आ जाएगा वो होता है π/6 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, आपको कोणांक निकालना है, कोणांक जिसको थीटा कहते हैं, थीटा। अब यहाँ पर कोणांक कैसे निकालिएगा आप? देखिए, आपको यही कोणांक निकालना है सेकंड में, ये कोण का मान आपको निकालना है। तो एक काम करेंगे, पूरा पाई में सर फाई को घटा देंगे तो कोणांक आपका निकल जाएगा। तो पूरा पाई में से आप फाई को घटा दीजिए जो कोण लेकर चले, तो पाई जो होगा तो रहने दीजिए। फाई का मान आप यहाँ पर निकाल चुके हैं π/6। फाई का मान कितना निकाले? π/6। 6 को इधर लाएंगे 6 पाई में से एगो पाई घटा देंगे, 5 पाई बटा हो जाएगा 6। अतः लिख देंगे मापांक बराबर, क्योंकि आपको यही निकालना था, अतः मापांक बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। और कोणांक का जो मान है, कोणांक, वो कोणांक का मान आ गया 5 π/6। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।